बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज की जो लेक्चर नंबर 7 है वो आपके पास प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से ही रिलेट कर रहे हैं कि आपने पढ़ा था कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से एंड रिलेटेड जो हमारे पास टॉपिक है वो ऑलरेडी हम बीएससी एंड एफएससी लेवल दोनों के लिए डिस्कस कर चुके हैं और अब हम डिस्कस कर रहे हैं इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज। मैं आपको अगेन एंड अगेन बता रही हूँ कि अगर आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो जिसमें आपके पास स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड मटेरियल आने हैं उसके लिए एमसीक्यूज जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको अगर एक तो आपको शॉर्ट फॉर्म में जो है आप कहते हो कि आपको टॉपिक क्लियर होते जाते हैं कि किस वजह से हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करें और दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो ये आपके पास एक बेस्ट चांस है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से एमसीक्यूज की तैयारी करनी है और मेरी कोशिश होती है कि मैं हर टॉपिक्स में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज बना के दूँ। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि पहला हमारे पास है कि हिस्टोरीग्राम इज सुटेबल फॉर टाइम सीरीज, क्रोनोलॉजिकल या बोथ ए एंड बी। अच्छा, मैंने आपको डिफरेंस भी बताया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रोनोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइम सीरीज डेटा। अब टाइम सीरीज डेटा क्या होता है? इन विच वी हैव इन्वॉल्विंग द टाइम एंड क्रोनोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें भी टाइम इन्वॉल्व होता है, लेकिन उसमें आपके पास प्लेसेस जो होती हैं या स्पेसेस जो होती हैं वो भी इंक्लूड हो जाती हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। लेकिन ये दोनों के दोनों जो हैं वो कहाँ यूज होते हैं? हिस्टोरीग्राम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इट्स मीन टाइम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी यूज हो रहा होता है बिकॉज टाइम इज इन्वॉल्व होता है, और टाइम सीरीज में भी यही रीजन के साथ आपके पास होता है। तो हम इसका जो ट्रू आंसर है वो बोथ ए एंड बी आ जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, बोथ ए एंड बी, नन ए एंड बी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ चुके हो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने जो पढ़ा है वो आपने ग्राफ और डायग्रामेटिकली भी टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया था, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस के लिए। तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों के लिए हो सकता है, बोथ ए एंड बी के लिए, कॉन्टिन्यूस के लिए भी और डिस्क्रीट के लिए भी। और ये हम सेपरेटली डिस्कस भी कर चुके हैं। स्टूडेंट, मैं अगेन एंड अगेन कह रही हूँ, जो मैंने बीएससी लेवल के लिए आपको पढ़ाया है वो मैंने आपको डीपली डिस्कस करवाया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड या प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड अगर आपको तैयारी करनी है तो बीएससी लेवल के लिए जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें आपको मैंने ओवरऑल डिस्कशन की हुई है। एफएससी लेवल के लिए जितना कोर्स उनका अवेलेबल था वो पढ़ाया हुआ है, और पंजाब यूनिवर्सिटी वालों की जो बुक है इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट करवा रही हूँ नेक्स्ट वीक से, वहां भी आप देख सकते हो। देन थर्ड हमारे पास क्या है? इंडिविजुअल सीरीज ईच वेरिएट ऑलवेज हैज अ सेम फ्रीक्वेंसी, हैज फ्रीक्वेंसी वन, हैज वेरिड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, सेम फ्रीक्वेंसी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता ना। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज जो होती है, सीरीज जो होती है, जब उसको सम करते हो दे हैव द वन फ्रीक्वेंसी। आप अक्सर देखते हो कि जब आप सीरीज का सम करते हो तो आपके पास जो आंसर आ रहा होता है वन आ रहा होता है, देन हम कहते हैं कि हमारे पास कोई मिस्टेक नहीं है। तो इंडिविजुअल सीरीज जो है हैज वन फ्रीक्वेंसी। इसी तरह द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको दी गई है और वो कहते हैं इज क्लासिफाइड एज। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक्स क्या है? 12 है, 17 है, 24 है, 36 है, 45 है, साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 5, 3, 8, 9, 6। अब ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव। अब कॉन्टिन्यूस तो है नहीं, ये तो हमें पता चल रहा है। डिस्क्रीट या क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव क्या होता है कि नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज जो है, जिस तरह ये सीरीज आपको गिवन है तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज इसमें ऐड होती जाती है, बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। इट्स मीन इट्स अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। इफ दे आर कैम्युलेटेड तो हमारे पास जो वैल्यूज थी फ्रीक्वेंसीज तो वो कैम्युलेट होती जाती, वो जमा होती जाती नेक्स्ट सीरीज में। इसी तरह चार्ट्स इन ग्राफ आर प्रेजेंटेड बाय न्यूमेरिकल फैक्ट्स जो हैं, क्या वो पॉइंट्स एंड लाइंस में करते हैं, एरिया एंड अदर जियोग्राफिकल सिंबल्स में, या ऑल ऑफ अबव। तो आप तमाम के तमाम मेथड जो हैं पढ़ चुके हो जब हम चार्ट्स एंड ग्राफ को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम चार्ट्स एंड ग्राफ हम यूज भी उसी वक्त करते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास समटाइम्स some people have the some interest in the numerical values, तो वो numerical values में कम इंटरेस्ट लगते हैं, तो we can use the charts and graph जो कि आपको ओवरऑल पिक्चर प्रोवाइड कर देता है ग्राफ या चार्ट्स की सूरत में। नेक्स्ट मजीद मैं आपका एमसीक्यूज इससे रिलेटेड करवाती हूँ। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अब जो हमारे पास 6 है कि ग्राफ एंड चार्ट फैसिलिटेट। ग्राफ एंड चार्ट्स बेसिकली इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, ग्राफ जितने भी हैं, हमारे पास चार्ट है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बीएससी लेवल पे और एफएससी लेवल पे। अब ग्राफ एंड चार्ट्स फैसिलिटेट किस चीज के लिए करते हैं? क्या वो कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज के लिए करते हैं, ट्रेंड वैल्यू फाइंड करने करते हैं, या टू वैल्यूज के दरमियान, मैनी वैल्यूज के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं? ये तमाम चीजें इसमें मौजूद है।
तो स्टूडेंट आप देखें, हमने ग्राफ एंड चार्ट जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। उसमें हमने कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज भी किया है, ट्रेंड वैल्यूज भी फाइंड करके देखा है एंड रिलेशनशिप भी करके देखा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इंक्लूड होती हैं, तो हम कहेंगे ऑल ऑफ अबव आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 7 है कि द पर्पज सर्व्ड बाय डायग्राम एंड चार्ट इज। पर्पज क्या है मेन डायग्राम और चार्ट का? सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, टेबुलेशन से अवॉइड करना है, या टेक्सचुअल फॉर्म जो होती है टेक्स्ट की सूरत में मीन न्यूमेरिकल फॉर्म से अवॉइड करने। तो ये तमाम के तमाम पर्पस जो है वो इंक्लूड हैं अगर आप डायग्राम और चार्ट को देखते हो। मैंने आपको बार बार कहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे हैव द नो इंटरेस्ट इन द न्यूमेरिकल वैल्यूज, की उनका इंटरेस्ट नहीं होता न्यूमेरिकल। वो कहते हैं कि उनको एक ओवरऑल शेप प्रोवाइड की जाए जिनसे उनको तमाम की तमाम वैल्यूज जो हैं वो क्लियर हो जाए। जिस तरह कि आप जब डायग्राम बनाते हो, बिजनेसमैन जो होते हैं वो अप्स एंड डाउन्स का पता चल जाता है। तो ये जो डायग्राम, चार्ट और ग्राफ्स होते हैं ये आपको ओवरऑल पिक्चर प्रोवाइड कर देते हैं। तो चॉइस ऑफ पार्टिकुलर चार्ट डिपेंड ऑन। अच्छा, अब ये अगर हमने अक्सर आपसे वैसे भी पूछ लिया जाता है, आप किसी इंटरव्यू में गए कि जो चार्ट है वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं, पार्टिकुलर चॉइस ऑफ कि हमने कौन सा चार्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। क्या पर्पज ऑफ स्टडी भी करते हैं, नेचर ऑफ स्टडी भी करते हैं, टाइप ऑफ ऑडियंस करता है, या ऑल ऑफ अबव है? तो स्टूडेंट देखिए ये जितने भी हैं कि हमारे पास पर्पज ऑफ स्टडी हमारे पास कैसे है उस पर डिपेंड करता है। इसी तरह नेचर ऑफ द डेटा पे डिपेंड कर रहा होता है, टाइप ऑफ द ऑडियंस पे कर रहा होता है। तो ये तमाम तीनों चीज़ों जो है इंक्लूड होती हैं। इन तीनों चीज़ों को आप मद्देनजर रखते हो, आप बताते हो कि आपको बेसिकली कौन सा चार्ट जो है वो सेलेक्ट करना है। ट्राइलिनियर चार्ट इज यूज। ट्राइलिनियर चार्ट कहाँ पे यूज होता है? तो क्या वो 2 वेरिएबल्स के लिए होता है, 3 वेरिएबल्स, मैनी वेरिएबल? अब देखिए नेम से ही पता चल रहा है ट्राइलिनियर, ट्राई मीन 3 वेरिएबल्स, तो ये 3 वेरिएबल्स के लिए यूज हो रहा होता है। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मजीद प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड मैं आपके लिए लेके आऊंगी। अगर आपको इनमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दुआओं में याद रखिएगा, स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप कोई भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको टॉपिक्स बेशक अच्छे तरीके से आते हैं बट MCQs अगर आप तैयारी करोगे तो कोई भी टेस्ट है जिसपे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड डेटा आ रहा है तो आपको अच्छी तैयारी हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।